नेक्स्ट पेशेंट कब आएगा भाई? अच्छा पेशेंट तो नहीं आ रहा तो क्यों ना मैं ना ऑफिस का विजिट ही कर लूँ, थोड़ा सा कुछ चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं, ठीक है। आज वैसे ना नाज़िन आप हैरान हो रहे होंगे कि स्टेथोस्कोप यार सस्ती है, डॉक्टर बन गई हूँ। अरे देखो मतलब ये क्या क्या है, MBBS कर लिया लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा। और अभी मेरे ऑफिस में असली डॉक्टर आ गए। आई एम सो सॉरी सो सॉरी। जी तो नाज़रीन मैं हूँ आमिना आजमत आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं स्टे विद आमना। और आज मैं ये एक डॉक्टर साहब के पास जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर उमर मुश्ताक साहब, इनसे हम बात करते हैं, ठीक है। मेरे से गलती होगी, मैं इनके ऑफिस में आ गई, चलिए बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। सर आपने माइंड तो नहीं किया, मैं आपके आने से पहले ही ऑफिस में आ गई? नहीं, माइंड तो मैंने किया है कि आप मेरी पूछे बगैर मेरे ऑफिस में क्यों आई हैं। चलें जी, इसके लिए हम आपको कहते हैं सॉरी। और सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी स्किन तो थोड़ी सी अच्छी है माशाल्लाह से, ठीक है, ठीक लग रही हूँ। अच्छा मैं तो प्यारी प्यारी लगती हूँ, लेकिन कुछ लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि उनको एक्नी का बहुत ज़्यादा मसला होता है। वो कोई भी ऑयली चीज़ बेचारे खा ही नहीं सकते, ज़िंदगी की लज्जत से महरूम रह जाते हैं। तो वो जो एक्नी होते हैं उनसे बचने के लिए क्या इलाज होता है? देखें, एक्नी बेसिकली तो एक बहुत कॉमन इशू है और ज़िंदगी में तकरीबन हर इंसान, क्योंकि 70 to 80% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो यूरोपियन है, अमेरिकन है, जापानीज़ है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, एशियन है, ऑस्ट्रेलियन है, दे ऑल सफ़र फ्रॉम एक्नी इन सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ, किसी ना किसी हिस्से में। और ज़्यादातर ये टीन एज में होता है, क्योंकि जब आपके सेबेशियस ग्लैंड्स, जो स्किन के ग्लैंड्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो रहे होते हैं, जवानी जिसको एडोलेसेंस कहते हैं, तो उसकी वजह से एक्नी होती है। अब प्रॉब्लम उस वक्त आता है जब एक्नी एक ख़ास हद से ज़्यादा हो जाती है, और जब ख़ास हद से ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से फेस पे अजीबोगरीब से निशान आना शुरू हो जाते हैं, खड्डे पड़ना शुरू हो जाते हैं, डिफरेंट किस्म के दाने बनना शुरू हो जाते हैं, रेड कलर के वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बनने शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े सिस्ट्स बन सकते हैं। ये प्रॉब्लम्स होते हैं एक्नी में। अब होता है इसमें ये है कि इसकी कॉजेज़ तो बहुत ज़्यादा हैं। सबसे कॉमन कॉज पूरी दुनिया में फिजियोलॉजिकल है, यानी कि इस एज में ग्रोथ स्पर्ट से, सेबेशियस ग्लैंड्स एक्टिविटी से ये होती है। देखिए इसमें अब ये जो सबसे पहले तो इसका होता है ट्रीटमेंट, ठीक है। लेकिन ट्रीटमेंट से भी पहले की जो चीज़ है वो है प्रिवेंशन, कि आपने किसी भी चीज़ को प्रिवेंट कैसे करना है। प्रिवेंशन कैसे होती है? प्रिवेंशन ऐसे होती है कि आप बहुत ज़्यादा मेकअप का इस्तेमाल ना करें। फीमेल्स के लिए ये हिदायत है। बाकी मेल्स के लिए ये है कि बहुत ज़्यादा मुरगन खाने, ऑयली स्टफ़, जो ऑयली खाने बहुत ज़्यादा होते हैं, या सर्दियों का मौसम है और नट्स बहुत ज़्यादा, इस तरह की चीज़ों से सेबेशियस ग्लैंड्स सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से एक्ने के दाने ज़्यादा निकलते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो एक्ने को एग्रेवेट करती हैं, ऐसे फूड्स जो एक्ने को एग्रेवेट करते हैं, उनसे अवॉइड किया जाए। और वाटर इनटेक आपने अपना बहुत अच्छा रखना है। फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश जूसेस आपने ज़्यादा लेने हैं, क्योंकि उनसे आपकी स्किन ऑक्सीजन फ्री रेडिकल से महफूज रहती है और उसके टॉक्सिन से महफूज रहती है। तो ये चंद हिदायत हैं डाइटरी रिलेटेड जो एक्ने के लिए मुफीद है। सर अक्सर लोगों के किसी भी एक्सीडेंट के नतीजे में स्कार्स पड़ जाते हैं, निशान, खड्डे, ये वो सब कुछ हो जाता है। तो उस तरह के या जले हुए जो हिस्से होते हैं इंसान के, क्या उसकी रिकवरी पॉसिबल है और उसका क्या इलाज होता है? लेज़र ट्रीटमेंट ही है या उसके बिना भी हो सकता है? देखिए, सबसे ज़रूरी बात इसमें ये है कि हमने ये देखना है कि एक्सटेंट ऑफ डैमेज क्या है। अब स्किन की डिफरेंट लेयर्स होती हैं। एक जो सुपरफिशियल, जो ऊपर वाली लेयर होती है स्किन की, उसको एपिडर्मिस कहते हैं, नीचे वाली लेयर को डर्मिस कहते हैं। अब अगर जो मतलब जो ट्रॉमा है, जो चोट है, चाहे वो बर्न की वजह से है, चाहे वो एक्सीडेंट की वजह से है, अगर वो डर्मिस यानी कि डीपर स्किन से भी नीचे तक चली गई है, अगर उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था जिसमें स्किन की सारी लेयर्स डैमेज हो गई और वो डीपर लेयर से भी नीचे चली गई है, तो ऐसे सिनेरियो में मुश्किल है इसका, क्योंकि ऐसे सिनेरियो में डैमेज ज़्यादा स्किन की एट्रोफी हो जाती है और लेज़र ट्रीटमेंट्स या सर्जरी से हम 50 to 80% तक रिकवरी अचीव करते हैं ऐसे केस में। लेकिन अगर डैमेज इतना ज़्यादा नहीं है और एपिडर्मिस तक, यानी कि स्किन की ऊपर वाली लेयर तक ये मसला है, तो फिर हम उसको
50 to 60% केसेस में क्रीम्स, टॉपिकल एंटी स्कार जेल्स, सिलिकॉन शीट से भी ठीक कर सकते हैं। और मतलब कि टॉपिकल से हम ठीक कर सकते हैं, जिसमें जो मसला है वो सुपरफिशियल एपिडर्मिस तक है। लेकिन अगर नीचे मसला आ गया है, बहुत ज़्यादा स्किन ब्रीच हो गई है, उस केस में फिर ख़ास एवेलुएशन ज़रूरी है। और लेज़र्स, CO2 लेज़र्स होती हैं, माइक्रो नीडलिंग होती है, या फिलर्स होते हैं। ये हमारे पास चंद चीज़ें हैं जिनसे हम इसको ट्रीट करते हैं। सर ये पुबर्टी की आपने बात की, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही होती है लड़कियों पे। इनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ही थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता है तो ये मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो आप मुझे बताएं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है जब वो डिस्टर्ब होता है तो उसकी वजह से एक्नी आखिर क्यों हो रहा होता है, मतलब? देखें, अभी मैंने जैसे आपको बताया है कि हार्मोनल कॉजेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्पेशली फ़ीमेल्स में हार्मोन्स के इश्यूज़ की वजह से एक्नी बहुत ज़्यादा निकलती है। उसमें होता ये है कि हर फीमेल के अंदर कुछ मेल हार्मोन्स भी होते हैं। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। उसमें ये होता है कि फ़ीमेल हार्मोन्स का नाम एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरॉन्स है, और मेल हार्मोन्स का नाम टेस्टोस्टेरॉन है। फीमेल्स के अंदर भी टेस्टोस्टेरॉन होता है, लेकिन बहुत ही मिनिमल अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से फेमिनिन क्वालिटीज़, ज़नाना क्वालिटीज़ होती हैं, क्योंकि ये सारा हार्मोन्स की ही वजह से। और मेल्स में चूँकि टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा होता है, इसलिए वो मेल, उसकी लुक मेल की तरह होती है, उसकी सारी चीज़ें मेल्स की तरह होती हैं। अब हार्मोनल इम्बैलेंस जब हो जाता है, इम्बैलेंस का मतलब ये है कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन के लेवल्स का बैलेंस ब्रीच हो गया, डिस्टर्ब हो गया। उस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। फीमेल्स के अंदर जो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, आपने अक्सर बड़ा बड़ा कॉमन ये एक मसला है, PCOS इसको बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज। फीमेल्स में, यंग लड़कियों में बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से दो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा, एक एक्नी और एक चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं, मर्दाना, जैसे मर्दों की दाढ़ी होती है उस तरह की दाढ़ी नुमा बाल ख़वातीन के चेहरे पे आने शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे वजूहात है, PCOS है, टेस्टोस्टेरॉन का ज़्यादा होना है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो सर ये जो हार्मोनल चेंज होता है, क्या इसको हम डाइट के ज़रिए से ठीक कर सकते हैं बिना मेडिसिन खाए? देखिए, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसमें डाइट का तो बहुत ज़्यादा रोल है। 50% से ज़्यादा रोल हार्मोनल ट्रीटमेंट से ज़्यादा रोल मैं कहूँगा इसमें डाइट का है। हार्मोन्स के ट्रीटमेंट में वो कैसे? वो ऐसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ या हार्मोनल इश्यूज़ या फीमेल्स में होते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है कि वो बहुत ओबीस मोटी हो जाती हैं। उनमें उनका फ़ैट, पेरिफेरल फ़ैट इसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब ये जो हार्मोन्स का मसला है, ये पेरिफेरल फ़ैट्स में कन्वर्जन से भी होता है। जब डाइट होती है, जब डाइट आप करते हो, अपना वेट लूज़ करते हो, फ़ैट, पेरिफेरल फ़ैट ख़त्म होता है, तो आप यकीन जानिए कि 70 to 80% मसले वैसे ही ठीक हो जाते हैं और उनके हार्मोन्स वैसे ही नॉर्मल हो जाते हैं। ओके, मतलब जो पतले लोग हैं उनमें हार्मोन्स का इशू कम होता है आपके कहने के मुताबिक? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये मोटापे के साथ बहुत स्ट्रांगली एसोसिएटेड है। मोटापे में आपका पेरिफेरल फैट ज़्यादा होता है, और पेरिफेरल फैट में ये हार्मोनल कन्वर्जन होती हैं। पेरिफेरल फैट से बहुत इसका ताल्लुक है। आप पेरिफेरल फैट कम करें, आप डाइट करें, आप एक्सरसाइज करें, आपके 60-70% मसले वैसे ही हल हो जाते हैं। अरे वाह, क्या बात कर दी है। यानी कि मैं तो सेहतमंद हूँ इस हिसाब से, और लड़कियों में आप लोगों से भी कहती हूँ कि आप वो जो ज़्यादा मोटे लोग हैं ना, वो डाइट के बगैर भी अपना वज़न कम कर सकते हैं वॉक वगैरह करके, ठीक है। डाइट मैं नहीं रिकमेंड करती, डॉक्टर के सामने बैठ के कह रही हूँ, डाइट मैं नहीं रिकमेंड करती। वो जो आप सैलड खाने लग जाती हो, भूखे रहने लग जाते हो, उससे आप कमज़ोर होते हैं। सॉरी टू से, आपके वो हार्मोन्स नहीं ठीक होते, उससे आप कमज़ोर हो जाते हो। चलिए, हमारा अगला सवाल है आपसे कि चिट्टे होने का तरीका तो बताएं। देखें, ये तो बड़ा एक सोशल स्टिग्मा है, पता नहीं क्यों हमारे इंडो पाक रीजन में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस रीजन में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है स्किन वाइटनिंग का। आई डोंट नो व्हाई। मैं सबसे पहले तो ये कहता हूँ कि हर इंसान को अपनी स्किन कलर से प्यार करना चाहिए। हर स्किन कलर की एक अपनी खूबसूरती होती है, हर स्किन कलर की एक अपनी अट्रैक्शन होती है। लेकिन चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है और ख़वातीन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हम लोग इस चीज़ में बुरी तरह घिरे हुए हैं, और शादियों में रुकावटें पैदा हो जाती हैं, शादियों में मसले हो जाते हैं, जिसकी वजह से लड़कियाँ बहुत परेशान हो के ये ट्रीटमेंट्स कराती हैं। उसमें अब ये है कि सबसे पहले तो मैं बहुत स्ट्रांगली मना करूँगा, ये जो कमर्शियली अवेलेबल क्रीम्स हैं, खुदारा इनका इस्तेमाल खुद से ना किया करें। इनमें इतने इतने स्ट्रॉन्ग स्टीरॉयड्स और इतने हैवी मेटल्स होते हैं कि इनके बहुत गंदे इफ़ेक्ट्स हैं स्किन पे।
टेम्पोरेरीली फॉर द टाइम बीइंग तो शायद ये आपको अच्छा इफेक्ट दे देती हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपकी स्किन पतली हो जाती है, आपकी स्किन पे बाल आ जाएंगे, वेन्स नज़र आनी शुरू हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा स्किन डैमेज हो जाता है और इरिवर्सिबल हद तक चला जाता है जहाँ पे डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। लिहाजा फर्स्ट थिंग, प्लीज़ अवॉइड दीज वाइटनिंग क्रीम्स, ये जो मिलती हैं, फ़ायज़ा नाम होता है या गोल्डन पे, इस टाइप की जो। अरे अरे, आपको तो नाम भी आते हैं, मुझे लगता है आप भी कोई क्रीम श्रीम लगाते हैं। मैं तो क्रीम नहीं लगाता, लेकिन मेरे पास हर वक्त फीमेल्स ऐसी आ रही होती हैं, मेरी पेशेंट्स ऐसी होती हैं जो हर वक्त ये आगे बता रही होती है कि डॉक्टर साहब हमने ये लगाई हैं। और ऑफ कोर्स अब डेफिनेटली हमने इन चीज़ों पे रिसर्च भी किया और हमने देखा है कि इनमें बहुत मुज़र केमिकल्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा आपने अवॉइड करना होता है, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा आपके प्लेटफॉर्म से भी बताना चाहूँगा कि इनसे अवॉइड करें। इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे जेन्युइन, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन बड़े जेन्युइन ट्रीटमेंट्स हैं, विटामिन सी सीरम्स हैं। आजकल ग्लूटाथायोन बहुत इन वोग है। ग्लूटाथायोन एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो जिस्म के टॉक्सिन्स को मारता है, साथ साथ मेलानिन पिगमेंट जो जिस्म को ब्लैक कलर देता है उसको कम करता है। ग्लूटाथायोन के बड़े अच्छे इसमें इफ़ेक्ट्स आते हैं, लेकिन मसला ये है कि प्रोवाइडेड डन बाय अ प्रॉपर कंसल्टेंट, प्रॉपर एक्सपर्ट, अगर एक्सपर्ट से प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया जाए तो वो साइड इफ़ेक्ट फ्री भी होता है और उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स भी होते हैं। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है लेकिन लॉन्ग टर्म होता है। ओके, यानी कि क्रीमों के ज़रिए से चिट्टा होने को रिकमेंड नहीं कर रहे डॉक्टर साहब। सर, सर्दियों के मौसम में ख़वातीन की तो स्किन ड्राई होती ही होती है, लेकिन कुछ जो मर्द हैं उनकी स्किन ड्राई होती है, जो बियर्ड है वो उसके बाल झड़ने लग जाते हैं, तो इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है? देखिए ये तो डेफिनेटली एक तो स्किन टाइप्स भी होती हैं ना, हर इंसान के डिफरेंट, कुछ लोगों की ऑयली स्किन्स होते हैं, कुछ लोगों की ड्राई स्किन्स होते हैं, कुछ लोगों की कॉम्बिनेशन स्किन्स होती हैं। लेकिन डेफिनेटली सर्दियों में हर स्किन का टिल्ट टूवर्ड्स ड्राइनेस हो जाता है, जिसकी मुख्तलिफ वजूहत में, एक तो सर्दियों में पानी बहुत कम पीते हैं, प्यास बहुत कम लगती है जिसकी वजह से बॉडी का वो टिल्ट टूवर्ड्स ड्राइनेस चला जाता है। उसमें ये है कि सबसे अच्छी चीज़ है एडिक्वेट मॉइस्चराइजेशन। आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र होना चाहिए। आप दिन में 2 से 3 दफ़ा अपने बॉडी को ज़रूर मॉइस्चराइज़ करें। वाटर इनटेक कोशिश करें अच्छा रहे, एट लीस्ट 2 लीटर पानी ज़रूर पिएँ। सर्दियों में दिल नहीं करता पानी पीने का, लेकिन एट लीस्ट इतना पानी ज़रूर पीना चाहिए बॉडी के होम्योस्टैटिक मैकेनिज़म्स को मेंटेन करने के लिए। और इसके साथ साथ मॉइस्चराइजेशन, बहुत अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र होना चाहिए जो 2 से 3 दफ़ा दिन में लाजमी हो ताकि आप ड्राइनेस को प्रॉपरली कैटर कर सकें। अच्छा, अभी हमने ना थोड़ी सी बात की थी लेज़र ट्रीटमेंट की और स्किन की ट्रीटमेंट की, तो जो लेज़र ट्रीटमेंट्स होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? देखिए लेज़र ट्रीटमेंट्स अब हर हर बीमारी का डिफरेंट है। लाइक चेहरे पे जो गैर ज़रूरी बाल हैं उनका डिफरेंट लेज़र होता है, एक्नी स्कार्स हैं उनका डिफरेंट लेज़र होता है, पिगमेंटेशन जो ब्लैक मार्क्स होते हैं चेहरे पे उनका डिफरेंट लेज़र होता है, बर्थ मार्क्स का डिफरेंट लेज़र होता है, वेन्स का जो चेहरे पे नज़र आ रही होती हैं, जो ब्लड के वो जो वेसल्स के निशान नज़र आ रहे होते हैं उनका डिफरेंट लेज़र होता है। बात ये है कि ये सारी टेक्निकलिटीज़ हैं और एक्सपर्ट बेस्ड चीज़ें हैं। कोई भी चीज़ अगर प्रॉपर तरीके से यूज़ कीजिए अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली यूज़ करना है, प्रॉपर पैरामीटर्स के साथ यूज़ करना है और प्रॉपर क्वालिटी का FDA अप्रूव्ड लेज़र यूज़ करना है। ये ऐसे पैरामीटर्स हैं, जब तक आप इन पे फोकस नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे पाकिस्तान, चूँकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं और हम उस तरह से डेवलप नहीं हैं जैसे दुनिया के बाकी ममालिक हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैल प्रैक्टिस होती है और आवाम में भी इतना ज़्यादा ऐसा शऊर नहीं है। शऊर की आगाही देना बहुत ज़रूरी है इस मामले में कि लोगों को देनी चाहिए, हमें लोगों को फुल नो हाउ देनी चाहिए कि कौन कौन से अच्छे लेज़र्स हैं, कौन कौन से अच्छे सेंटर्स हैं, कौन कौन से अच्छे डॉक्टर्स हैं जो ये काम परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ आजकल बहुत ज़्यादा हर जगह पे ब्यूटी पार्लर्स में भी ये काम होने स्टार्ट हो गए हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता कि कौन सी लेज़र क्या करती है। तो इसमें ये जो पैरामीटर्स अभी मैंने मेंशन किए इनकी आगाही बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इनको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते आप प्रॉपर रिज़ल्ट अचीव नहीं कर सकते। तो लिहाजा हर चीज़ की जब आपके पास एक्सपर्टीज़ आए उसके बाद उसको प्रैक्टिस करें। ये आपके लिए भी ज़रूरी है और ये आपके पेशेंट के लिए भी ज़रूरी है।
ओके जी, थैंक यू। आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और हमें गाइड किया और स्किन से रिलेटेड बहुत सी इंफॉर्मेटिव बातें हमें पता चली हैं। तो आप लोग ये सुन सकते हैं, गुफ्तगू सारी आपने सुन ली होगी। और कैसा लगा आपको मेरा आज का प्रोग्राम? कितना को अमल करेंगे आप? मैं भी आपको रिकमेंड करूँगी कि पानी शानी पिएँ। भाई सर्दियाँ आई हैं लेकिन पानी तो पीना चाहिए ना। नहाना छोड़ सकते हैं लेकिन पानी पीना नहीं छोड़ सकते। तो देखते रहिए स्टे विद आमना और मुझे दीजिए इजाज़त। सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल अगर दिल करे तो। अल्लाह हाफ़िज़।